नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी ये BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और हम जो पीछे की क्लास में हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन की जो राजस्व व्यवस्था को हम पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात आज हम अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है, जो बाजार व्यवस्था है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में। सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं, इधर उधर अपना समय ना व्यतीत करते हुए। और निरंतर जो क्लासें हमारी चल रही है, पीछे की क्लास में क्या चल रहा है ये आप निरंतर देख ही रहे हो। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी को, जो अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक है, उसको पूर्णतः समाप्त करेंगे, उसका अंत तक मूल्यांकन करते हुए और उसकी जो व्यवस्थाओं और सुधारों का किस तरीके से जो जनता और राज्य पे प्रभाव पड़ता है उसको जानते हुए। तो हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। अब सबसे पहले हम बाजार व्यवस्था में जो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य है उसके बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अनेक इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक किस उद्देश्य से बाजार व्यवस्था को लागू किया और दूसरे इतिहासकारों का वर्ग इसे स्वीकार नहीं करता। तो एक इतिहासकारों का वर्ग कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब अपनी विशाल सेना का गठन किया गया तो उस विशाल सेना को जो वेतन देने के लिए और उस वेतन से उसका गुजारा आराम से हो सके, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार व्यवस्था की गई। ये उनका मानना है कि अगर बर्नी खुद तत्कालीन जो समकालीन इतिहासकार कहता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जिस सेना का गठन किया उस सेना को अगर इतना वेतन दिया जाए भारी भरकम और उसका बोझ राजकोष पे डाल दिया जाए तो उस कोष में 5-6 वर्षों में वो राजकोष रिक्त हो सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये तय किया कि कैसे कम वेतन में ज़्यादा बड़ी सेना रखी जाए, विशाल सेना रखी जाए। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने उनका वेतन कम करते हुए बाजार में वस्तुओं की कीमतें तय कर दी ताकि कम पैसों में उनका आराम से गुजारा बसरा हो सके। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण नीति के पीछे क्या उद्देश्य अलग थे। उनका मानना था जो व्यापारी वर्ग द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता था और जो व्यापारियों के द्वारा मनमानी की जाती, लोगों के साथ लूट खसोट की जाती थी, व्यापारियों को नियंत्रण में लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार व्यवस्था लागू की गई। ये दो उद्देश्य मुख्यतः देखे जाते हैं। अगर सही वास्तविक आंकलन में देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार व्यवस्था के पीछे अगर सही उद्देश्य को देखा माने तो मुख्यतः सेना, जो अतिरिक्त सेना का गठन किया, विशाल सेना का वही उद्देश्य दिखाई देता है। अब इस उद्देश्य के दौरान उसने जो बाजार व्यवस्था को लागू किया उसमें क्या क्या उसने प्रावधान किए, तो इसके बारे में जानते हैं। सेना मंडी एक कार्यालय खोल दिया उसने। उस कार्यालय में प्रत्येक व्यापारी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके तहत ही व्यापार करने की परमिशन मिलेगी। ऐसे नहीं होगा, जो भी व्यापारी होगा उसका नाम सरकारी रजिस्टर में होना अनिवार्य कर दिया गया। इस कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाए, तीन तरह के बाजारों की स्थापना कर दी जाती है। मुख्यतः 3 बाजारों की स्थापना की जाती है। उसमें एक सराय मंडी जो बाजार है, सराय अदल बाजार की व्यवस्था की जाती है। सराय अदल बाजार में क्या होता है, इसे न्याय का स्थान भी कहा जाता है। इसमें ये वो स्थान था जो विदेशों से कोई वस्तु या व्यापार आयात निर्यात किया जाता, वस्तुओं से जो विदेशियों से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता, उसके लिए ये सराय अदल बाजार की व्यवस्था कर दी जाती है। उसके पश्चात अलग से खाद्यान्न बाजार की स्थापना कर दी जाती है। खाद्यान्न बाजार में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध रहती है। और तीसरा जो घोड़े मवेशी दासों का बाजार है, जो घोड़े खरीदने हैं, जिसे मवेशी वगैरह जानवर वगैरह और दास, मुख्यतः पीछे आपको पता होगी जो राजतंत्र व्यवस्था में व्यक्तियों की भी उसमें खरीद फरोख्त होती थी और ये दास व्यक्तियों को खरीदा बेचा जाता था। इसके लिए 3 बाजारों की मुख्यतः स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी को अपनी नीति को विस्तारित रूप से लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया जाता है सरकारी गोदामों की स्थापना की जाए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत बड़े बड़े सरकारी गोदामों की स्थापना की जाती है ताकि
अनाज का भंडारण किया जा सके और अपने अनुरूप बाजार व्यवस्था को चलाया जा सके। तत्कालीन अगर विकट परिस्थिति में अकाल की स्थिति होती तो भी भावों पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बड़े बड़े गोदामों का निर्माण करवाया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए गए। बाजार व्यवस्था के तहत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या किया जाता है, जो भी खाद्यान्न है, गेहूँ, जौ, बाजरा, अनाज, जो भी किसी तरह के चावल है, हर छोटी से छोटी चीज़ है, जो आप चाहे घी ले लो, मसाले ले लो, उन सब तरह की वस्तुओं के जो दाम है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। और उन दामों से ज़्यादा दामों पर कोई भी व्यापारी उन्हें बेच नहीं सकता था। व्यापारियों की मुनाफाखोरी पर इसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या किया जाता है, व्यापारियों को परमिट जारी कर दिए जाते हैं। परमिट का मतलब लाइसेंस जारी कर दे। अगर लाइसेंस के बगैर कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर रहा, उसे व्यापार करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होगी। और बंजारे, जब मुख्यतः बंजारों का काम, पहले आपको पता होगा बंजारों को काम होता था रसद सामग्री को, खाद्यान्न सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य होता था। और बंजारों को इन्होंने प्रोत्साहित किया राजधानी के आसपास बसने के लिए, दिल्ली के आसपास, ताकि वो रसद सामग्री की आपूर्ति सही ढंग से कर सके। तो बंजारों को राजधानी के आसपास बसा दिया जाता है। और व्यापारियों को इनके द्वारा लोन दिया जाता है, ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि व्यापार को प्रोत्साहन मिले, किसी तरह की व्यापारियों को समस्या ना हो। और जो कपड़े के व्यापारी, उनको पेशगी यानी अग्रिम भुगतान दे दिया जाता है। पेशगी का मतलब यहाँ होगा अग्रिम भुगतान दे दिया जाता है व्यापार करने हेतु। अग्रिम भुगतान ये इसको किया जाता है। जो कपड़े के व्यापारी, उनको इन्होंने कहते हैं कि अरब व्यापारियों को इन्होंने जो कपड़ा खरीदने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पेशगी अग्रिम भुगतान कर दिया गया था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था की गई, उसकी सही ढंग से वह संचालन उसका हो रहा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं उसकी जांच करता था। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, छोटे छोटे बच्चों को जो पैसे दे के बाजार में भेजता था। और जब कोई व्यापारी के द्वारा कम कीमत के अनुसार अगर कोई वस्तु कम तौल के दे दी जाती थी, तो उस व्यापारी को अलाउद्दीन खिलजी खुद सजा देता था। और कहते हैं कि अगर जितनी मात्रा में उसने जो चीज़ कम दी है, उसी मात्रा में उसके शरीर का मांस निकाल लिया जाता था, ताकि आगे से दूसरे व्यापारियों द्वारा सबक सीखा जाए और इस तरह की मुनाफाखोरी और व्यापार में जो बाजार में किस तरह की अव्यवस्था न की जा सके। और गुप्तचरों की नियुक्ति, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जगह जगह गुप्तचर, जिसे संवाददाता भी कहा जाता है, जिनकी देख रेख के लिए कि किसी व्यापारी के द्वारा किसी तरह की कोई बीच में कोई 420 नहीं की जा रही हो, किसी तरह का गबन नहीं किया जा रहा हो, इसके लिए गुप्तचरों की नियुक्ति कर दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति कहाँ तक सफल थी। भावों के जो वस्तुओं के दाम निर्धारित करने की बजाय इतिहासकार कहते हैं वस्तुओं के दाम तो निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन ये इसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है कि भावों को लंबे समय तक नियंत्रित अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु पर्यंत जो भाव है वो स्थिर बने रहते। कहते एक बार सेना मंडी के जो अधिकारी है, जहाँ कार्यालय होता है, जहाँ सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन होता, उसने अकाल की स्थिति में बात की। अलाउद्दीन खिलजी खुद मंडी में आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ों के दाम बढ़ाने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतने रुष्ट हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने सभी के सामने उसे कोड़े मारने की आज्ञा, वहीं बाजार में कोड़े मारने की आज्ञा दी। तो अंततः अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भावों को नियंत्रित रखने में ये उनकी एक सफलता थी। अब आज बात करते हैं हम राज्य और जनता पर अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले बात करते हैं भू राजस्व का सुधार, जो इनके द्वारा की भू राजस्व व्यवस्था के तहत 75% किसानों से 75% कर के रूप में उनकी जो इनकम के साधन थे, उनकी जो आमदनी है वो वसूल ली जाती थी। तो इसमें देखा जाए तो किसानों पे बहुत बुरा असर पड़ा और किसानों को अपनी उपज का 75% हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता। कई तरह के कर इसके द्वारा लगा दिए जाते हैं। करई, घरई, जो चरई कर है, जो पशुओं के जो दुधारू पशु हैं उनके चारण पे लगा दिया जाता है, और जो घरई कर घर पे लगा दिया जाता है।
और इस तरह राजस्व सुधार में इसकी खालसा भूमि जो अनुदान में दी गई ज़मीन थी उसको जब्त कर लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इससे खालसा भूमि से आप समझोगे राजकीय भूमि। खालसा भूमि किसे कहते हैं? खालसा यानी खालसा भूमि, इसका मतलब होगा राजकीय भूमि या सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है, सरकारी भूमि। तो इसमें जब ये अनुदान की ज़मीनें जब्त कर दी जाती है तो इसकी जो खालसा भूमि है उसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और सरकार को, सुल्तान को अच्छी खासी आमदनी होने लग जाती है। राजस्व, हालांकि भू राजस्व व्यवस्था किसानों पर उल्टा असर पड़ता है और किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। और बाजार नियंत्रण की बात करें तो बाजार नियंत्रण में मैंने यह भी बताया, बाजार नियंत्रण में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भावों को तय करने से ज़्यादा उसकी ये सफलता रहती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भावों को कई समय तक नियंत्रित रखा और खालसा भूमि वृद्धि हो जाती। किसानों की स्थिति 75% उनको अपना इनकम का जो है पूरा का पूरा कर के रूप में चुकाना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, तो इससे किसानों की स्थिति में भी दयनीय हो जाती है। अब ओवरऑल अलाउद्दीन खिलजी का हम अंत तक मूल्यांकन करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो वर्तमान इतिहासकारों का क्या मानना है और हमारे नज़रिए से अलाउद्दीन खिलजी कहाँ तक सफल रहा, असफल रहा। तो अगर मूल्यांकन की बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात बताऊँ, अलाउद्दीन खिलजी पूरा का पूरा अनपढ़ व्यक्ति था, निरक्षर व्यक्ति था, लेकिन अगर उसकी जो शासन प्रबंध को देखा जाए, शासन की नीतियों को देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी उसमें पूर्णतः सफल रहा। और अलाउद्दीन खिलजी को व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही अच्छा था, वो किसी भी समस्या का पूर्णतः सही ढंग से समाधान करने में सफल रहता था। दृढ़ संकल्प इच्छाधारी व्यक्ति था। अगर अलाउद्दीन खिलजी कोई चीज़ ठान लेता तो उसे करके ही मानता। जब मंगोलों का आक्रमण होता सीरी के किले पे, उसमें शरण लेनी पड़ती और अला उल मुल्क से परामर्श करके अलाउद्दीन खिलजी मंगलों की सेना पे टूट पड़ता है और जफर खां की उसमें मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दिलेरी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कई फैसले लिए और उन फैसलों में वह सफल भी रहता है। बर्बर और अत्याचारी, कुछ इतिहासकार इसे बर्बर और अत्याचारी भी मानते, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर तरीके का व्यक्ति था और उसने कभी भी संकोच नहीं किया अपने चाचा जलालुद्दीन को किस तरीके से मार के उसने तख्त को हासिल किया और कई अमीरों की उसने हत्याएं की। तो बर्बर और अत्याचारी कई तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा और वर्तमान इतिहासकारों द्वारा कहा, लेकिन ये अगर मानी जाए तो ये जो राजत्व सिद्धांत में अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही कह दिया कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता और तख्त पे बैठने वाले, सिंहासन पे बैठने वाले व्यक्ति को इस तरह के कई कदम उठाने ही पड़ते हैं। अब धर्मांधता का आरोप लगाया कई इतिहासकारों के द्वारा। उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी धर्मांध था और वह हिंदू धर्म के लोगों को अत्यधिक जो इनका शोषण करता और हिंदू धर्म के व्यक्ति उनका दोहन करने का कार्य किया और उसको काफ़ी प्रताड़ित किया। अगर बात की जाए भू राजस्व व्यवस्था में तो जब अनुदान भूमि जब्त की जाती है तो ज़्यादातर उसमें मुसलमान ही थे जिनके पास अनुदान भूमि थी। और हिंदुओं की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया होगा, जो भू राजस्व के दौरान उसने जो कर वसूली के लिए लगान वसूलने का कार्य करते वो समस्त हिंदुओं द्वारा किया जा, खूत, मुकद्दम, चौधरी सभी हिंदू थे। तो ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं लगती है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना धर्मांध था। वो कहते थे कि वो खुद अपने धर्म में भी आस्था नहीं रखता था, शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ता था, तो वह तो निरक्षर था, तो नमाज पढ़ना तो उसके लिए संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उसके धर्म में खूब आस्था थी। वह समय समय पर धर्मगुरुओं से सलाह मशुरा लेता था और परामर्श भी लेता रहता था। ये आरोप जो लगाए गए ये काफ़ी मिथ्या साबित होते हैं। भोग विलास उसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को भोग विलासी व्यक्ति कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी भोग विलास में लिप्त रहते। लेकिन आपने देखा होगा, आपने जहाँ तक पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो राजकीय कार्य उसके प्रति कभी उदासीनता देखने को नहीं मिली। चाहे कितनी अलाउद्दीन खिलजी की खूब बीवियाँ थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने राजकीय कार्यों के से कभी विमुख नहीं हुआ और उनके प्रति उन्होंने 1% भी उदासीनता नहीं दिखाई और निरंतर अपने कामों को करता रहा। तो इसे भोग विलास का आरोप भी उस पर मिथ्या साबित होता है। और कहा जाता है, अंत में कई इतिहासकार ने यह भी कहा, जो शेरशाह सूरी हम आगे पढ़ेंगे मुगल काल के दौरान, शेरशाह सूरी और जो महान मुगल शासक है अकबर, उसका अग्रज इसको अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है।
आज हमने विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में जाना और अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन का, जो उसके सुधारों का किस तरीके से राज्य और जनता पे प्रभाव रहता है उसके बारे में जाना, और हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे अलाउद्दीन खिलजी का हमने मूल्यांकन भी यहाँ पे कर लिया। और आने वाली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात जो अन्य शासक है खिलजी वंश के शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक, जो शिहाबुद्दीन उमर का शासन रहता है 1316 ईस्वी और कुछ समय के लिए, और कुतुबुद्दीन मुबारक का 1316 से 1320 ईस्वी पर रहता है। फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह है जो कुछ समय के लिए शासक बनता है, जो खिलजी वंश का नहीं होता है। तो इस तरह खिलजी वंश को हम संपूर्ण करने के पश्चात तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तो आज हमने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में, आप इसे प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेना मंडी की स्थापना किसके द्वारा की गई, प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेना मंडी कार्यालय की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। और कितने बाजारों की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है? तो 3 तरह के बाजारों की स्थापना। सराय अदल, जिसे न्याय का स्थान भी कहा जाता है, जिसमें विदेश से आने वाले सब वस्तुओं के आयात निर्यात हेतु तो इसे स्थापित किया जाता है। खाद्यान्न बाजार, घोड़े मवेशी और दासों का बाजार भी उसके द्वारा की स्थापना। 3 तरह के बाजारों की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। और किस तरीके से अपनी जो नीति को उसने प्रणीत किया और उसका संचालन किया, ये मैंने अच्छी तरीके से बताया है। और राज्य पर उसके जो सुधारों का, राजस्व, बाजार नियंत्रण और उनका क्या क्या असर रहता है व्यापारिक सुधारों का, वो भी आपने देखा। और इस तरीके से उसका मूल्यांकन हमने अंत तक किया। बोली यहाँ तक कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, किसी तरह की शंका समस्या हो, आप निसंकोच कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपके परामर्श भी आमंत्रित है, किसी तरह का सुझाव हो तो आप दीजिए। और कुछ चीज़ें आपको अगर विस्तार से पढ़नी हो तो भी वो भी आप हमें बता सकते हैं। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और कल की क्लास में कुतुबुद्दीन जो मुबारक शाह है उनके बारे में जानेंगे, जो शिहाबुद्दीन उमर है। और इस तरीके से वो जो आगे के जो सुल्तान है उनका, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगा, अलाउद्दीन खिलजी में सबसे ज़्यादा समय लगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।